Okay guys, again we are talking about modern physics के doubts. We are talking about modern physics के doubts. Question क्या कह रहा है? What is the power output of a uranium 23592 reactor if it takes 30 days to use 2 kg of fuel? Each fission gives 185 mega electron volt of usable energy. सही है? Okay, let me think. यूरेनियम 23592 जब फिशन होएगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 185 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वन फिशन में। एम आई राइट गाइज? कितने फिशन में? एक फिशन में इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। सही है एवरीबॉडी? अब मैं कह रहा हूं फ्यूल कितना था? 2 किलो फ्यूल था। ओके, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 1, नहीं, डिवाइडेड बाय 235 moles of fuel. Got it? ठीक है यहां तक? अब एक फिशन में एक एटम यूज हो रहा है। एक फिशन में एक एटम यूज हो रहा है, तो एक एटम इतना जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कितने एटम्स थे? इतने मोल्स में कितने एटम्स थे? तो हम ये कहेंगे इसमें एटम्स थे 2000 डिवाइडेड बाय 235 into Avogadro number, that is 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? एवरीबॉडी? यस सर। इतने एटम्स थे। एक एटम का जब फिशन हो रहा है, एक न्यूक्लियस का जब फिशन हो रहा है तो इतना जूल बन रहा है। तो इतने एटम्स का जब फिशन होगा तो कितने जूल एनर्जी बनेगी? यूनिटरी मेथड लगा दो तो हम कहेंगे एनर्जी प्रोड्यूस्ड वुड बी 185, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2000 अपॉन 235 इंटू 6 इंटू 10⁻23 जूल्स। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ओके, इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। पावर पूछिए एनर्जी पर सेकंड। ये 30 दिन में प्रोड्यूस हुई, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर। हाँ या ना? टाइम दिया है 30 दिन, 30 दिन को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 30 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इन 1 आवर इंटू 60 सेकेंड्स, इतने सेकंड। और ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और बहुत फनी चीज क्या है, एनसीईआरटी के अंदर ना जब जहां पे क्वेश्चन डाला है ना वहां पे ये वैल्यू डालना भूल जाते हैं। भाई कोई पूछने वाला हो ये वैल्यू हम क्या बोलते हैं चैप्टर के बीच से उठाएंगे क्या? दैट इज व्हाई आई हेट एनसीईआरटी। भाई ये चीज तुम क्वेश्चन में दोगे या आर वी एक्सपेक्टेड टू लुक इन द क्या बोलते हैं चैप्टर एंड सी कि कौन सी रिएक्शन उसने बोली है, उस रिएक्शन की क्यू वैल्यू या फिर एनर्जी रिलीज कितनी होगी? ये तो हर रिएक्शन के लिए अलग होगी ना। गॉट इट और नॉट गाइज? यस सर। ये क्वेश्चन है, इफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल drops to 1/64 of its original value in 2 hours, find the disintegration constant of the sample. A is equal to A naught e to the power minus lambda t। ये एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। A नॉट होता है लैम्डा इंटू एन नॉट। हाँ या ना?
और एक्टिविटी एट टाइम टी क्या होता है, लैम्डा इंटू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। एक्टिविटी एक्चुअली dn बाई dt होता है, एक्चुअली dn बाई dt का मैग्नीट्यूड होता है एक्टिविटी, हाँ या ना। तो इनिशियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लैम्डा एन नॉट, और एक्टिविटी एट टाइम टी क्या हो जाएगी, लैम्डा एन, हाँ या ना। अब ये कह रहा है कि 1/64 हो गया 2 घंटे में, इसका मतलब 1/64, इसका मतलब दिस इज बेसिकली 1/2 की पावर 6, हाँ या ना, 1/2 की पावर 6। इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? यस सर। तो हम ये कहेंगे 6 हाफ लाइव्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो 1 हाफ लाइफ कितना हो गया, 1 हाफ लाइफ कितना हो गया, 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स, हाँ या ना। और डिसइंटीग्रेशन लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, टी हाफ इज ln2/लैम्डा। प्लीज ऐसा यूनिट का ध्यान रखेंगे, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ को लिख दोगे 1/3 आवर्स, आवर्स का हो गया हमारा 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ये तुम्हारा हो गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाँ या ना। और ln2 को लिख देना 2.303 log 2 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10 कितना होता है, 0.3010, सही है। तो 0.693 होता है ना, ये 0.693 हो जाता है ये। एवरीबडी गॉट इट? ये किसका डाउट था भाई, हेलो, अरे किस बच्चे का डाउट था ये, कोई नहीं बता रहा, जबरदस्ती करा दिया मैंने। शिवांश, क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में, टाइपो है इसमें। फ्यूजन ऑफ टू ड्यूटेरियम, फ्यूजन ऑफ टू ड्यूटेरियम गिव्स अस He42, ओके ठीक है चलेगा। इज प्रपोज टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पावर, ठीक है। अज्यूमिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस टू बी 30%, फाइंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्यूटेरियम विल बी कंज्यूम्ड इन अ डे फॉर आउटपुट ऑफ इतना किलोवाट गिवन, यहां पर भी टाइपो है, ये He42 है, हाँ या ना, He42 है। तो Q वैल्यू कितना हो गया इसका, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वेयर, मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 2 टाइम्स 2.01478 माइनस 4.00388 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। कितना आ रहा है ये, कैलकुलेटर जिंदाबाद, 2 इंटू 2.01478 माइनस 4.00388 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, 23.92, ये आ रहा है 23.92 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया हमारा क्यू वैल्यू कि एक रिएक्शन में इतने जूल बनेगा, हाँ या ना, एक रिएक्शन में इतना जूल बनेगा। अब ये कह रहा है एक दिन में पावर आउटपुट इतनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे पावर हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो निकाल लेंगे, दैट इज 50,000 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एक दिन बोला है तो 86400,
864 होता है, 8655 होता है, 4 होता 4 होता है ना। तो इतने जूल एनर्जी बन जानी चाहिए एक दिन में। सही है यहां तक? एक रिएक्शन में इतनी हुई तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस निकाल लेंगे, हाँ या ना? नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू। सही है? ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब नंबर ऑफ रिएक्शंस नहीं पूछा है इसने नंबर ऑफ रिएक्शंस नहीं पूछा है। इसने कहा कितना ग्राम ड्यूटेरियम यूज हो जाएगा। मैंने कहा एक रिएक्शन में 2 मोल यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस निकाल लिया। नंबर ऑफ रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आ गया नंबर ऑफ, ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H21 यूज्ड। ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H21 ड्यूटेरियम यूज्ड। सही है यहां तक? इसको डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं अवागाड्रो नंबर से, इसको डिवाइड कर दूं अवागाड्रो नंबर से, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H21 यूज्ड, हाँ या ना? और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज द ग्राम्स ऑफ ड्यूटेरियम यूज्ड इन 1 डे। यार मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? मुझे थोड़ा सा ना डाउट सा हो गया खुद के ऊपर। क्या हुआ गाइस? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ? आदर्श, व्हाट डू यू से? पता नहीं सर, केमिस्ट्री लग रही है। केमिस्ट्री लग रही है? क्या हो गया? स्टोइशियोमेट्री सी चल रही है लग रहा है। एनीवे, हो गया। अरे सॉल्व करते हुए नहीं बोल सकते थे? गलत कर दिया ना मैंने, कुछ खा गया मैं। सर मुझे लगा आप करोगे 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 क्या? मैं पढ़ाई नहीं, मैंने भूल गया। एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज 30%। ओ माय गॉड, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसकी 30% आउटपुट में गई। इसका मतलब प्रोड्यूस अगर x हुआ तो 0.3x इज द 50,000 किलोवाट। अरे मैं भूल गया भाई, गलतियां हम भी करते हैं। तो x हो जाना चाहिए तुम्हारा 50,000 इंटू 10/3, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो यहां पर एनर्जी में मैंने गलती करी है, ये एनर्जी को कर देना मल्टीप्लाइड बाय 10/3, हाँ या ना? ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी लेकिन यूज कम हुई है। एम आई राइट गाइज? जो आउटपुट आया वो 30% ऑफ द टोटल जनरेटेड आया है। गाइज गॉट इट और नॉट? या बेटा समझ में आया है? यस सर। पक्का? हाँ सर। तुमने मिस्टेक पकड़ी नहीं थी? सर पकड़ ली थी, मतलब मुझे लगा आप खुद ठीक कर ही दोगे। अच्छा, रियली? मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, भूल ही गया। एफिशिएंसी वर्ड भी आ रहा था कहीं। ठीक है चलो, चलता है, मतलब नहीं चलता है लेकिन अब चलता है। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स, द हाफ लाइफ पीरियड t half of x is same as mean life of another y. Initially both have same number of atoms. ओके, एन नॉट दोनों का सेम है, एन नॉट दोनों का सेम है, ठीक है। और हाफ लाइफ टी हाफ, टी हाफ होता है ln2/λ1 इज सेम एज मीन लाइफ, मीन लाइफ होता है 1/λ2। अब सही है?
तो λ2 ln2 इज λ1, सही है। ln2 कितना होता है 0.69 λ2 इज λ1। यहां तक का तो सही आ गया जो मैंने किया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये कह रहा है इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम थे। इनिशियल डिके कितना होगा, वो बेसिकली एक्टिविटी हो जाएगा, इनिशियल एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एन नॉट। तो मैंने कहा एक पहले वाले की इनिशियल एक्टिविटी और दूसरे वाले की इनिशियल एक्टिविटी, उसका रेशो क्या हो जाएगा, λ1/λ2 का रेशो हो जाएगा ना, λ1/λ2 का रेशो। व्हाट इज λ1/λ2? दैट्स गोइंग टू बी 0.69, हाँ या ना? सो ऑब्वियसली हमारा एक्टिविटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एक्टिविटी ऑफ 1, सो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड y में ज्यादा होंगे। तो इनिशियली y will decay at a faster rate than x. Got it? Everybody got it? Yes, sir. सबको समझ में आया है? अरे नहीं आया तो पूछ लो। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन एक्स-रे ट्यूब इज इतना वोल्ट, करंट इज इतना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज इतना, करंट इज इतना, इतना करंट है। अरे यार तो ऐसे ही कर दो ना सीधा, इतना करंट है 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट है। इस करंट को क्या कह दो कि इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। डन। 2 इंटू 10⁻19 - 3 कितना होता है यार? ओए 19 16 16, ऐसा कोई ऑप्शन है? ए ऑप्शन हो गया। डन। इसमें क्या दिक्कत है? वैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस हाउ डज इट्स मास वेरी विद वॉल्यूम? व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? मास वेरी विद वॉल्यूम, ये तो हमको चमका ही नहीं। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और मुझे मालूम था कि डेंसिटी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस बोल रहा है डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट रहती है। मतलब मस्त वाला फेंका मारा है मैंने कहा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तो नहीं है गलती से। है सर वही। तो ऐसे क्या था सर? भाई बस ठीक है, इसे कहते हैं ऑल इज वेल। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन था ऑल इज वेल टाइप का। मैंने बताया था ना न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, सैचुरेशन फोर्स वाला, न्यूक्लियर फोर्स। अरे थ्योरी पढ़ना, मैं समझ में आ जाएगा। हीलियम को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है He4 2, और ऑक्सीजन क्या होता है 8 16, तो 4 हीलियम लगेगा, हाँ या ना? एनर्जी रिलीज्ड कितना होगा? क्यू वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 4.0026 माइनस 15.9994 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। स्टार के अंदर इनिशियली 10⁻40 ड्यूट्रॉन है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाया प्रोसेस। देखो इसमें इस पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर गलतियां देखेंगे कि कितनी गलतियां करी हैं। पहली चीज तो ये रिएक्शन में ये बनाया गया है, सही है, और दूसरे में इसमें He लिखा गया है, ठीक है। अब इन दो रिएक्शंस को ऐड कर दें, इन दो रिएक्शंस को ऐड कर दें तो क्या बनेगा 3 टाइम्स H21 gives you He
4 2 प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सही है? तो खुद भी सोच सकते थे इसमें ये मिस्टेक्स हैं, दिख रही होंगी। दिख रही थी? ओए गाइस, नहीं दिख रही थी? अरे बोलो नहीं दिख रही थी तो। हो गया। अब क्यू वैल्यू निकाल लो। क्यू वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स H21, that is 3 times 2.014 minus 4.001 minus 1.00866 minus 1.00767 into 931.5 into 10 की पावर 6 into 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। एवरीबॉडी, मेरी सोसाइटी में देखो आवाज आ रही है, यहां तक पार्टी चल रही है। मतलब अपने आप थोड़ी कोरोना के केसेस फैल रहे हैं। तुम लोगों को आवाज आ रही है गाइस? नहीं आ रही है? सर। सर एक और वायरस हो गया यूके में लॉन्च, वो म्यूटेट हुआ है कोविड। हाँ म्यूटेट हुआ है। देयरफॉर न्यू वायरस लॉन्च। आई गिव अप। ठीक है, हम तो वेट कर रहे थे वैक्सीन आएगा तो कुछ होएगा, अब उसका वैक्सीन तो आएगा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्यू वैल्यू आ गई। इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय स्टार इज इतना वॉट तो कह रहा है ड्यूट्रॉन का सप्लाई कितने दिन में खत्म हो जाएगा? सेकंड में पूछा है, कितने सेकंड में हो जाएगा? इतने जूल ये एनर्जी डाल रहा है। ठीक है, इतने जूल ये एनर्जी डाल रहा है। तो दिस इज क्यू वैल्यू इज इन जूल। मैंने जूल में निकाल लिया। एंड दिस इज एनर्जी इन वन रिएक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं पावर है 10 की पावर 16 जूल्स पर सेकंड। हाँ या ना? इतना वॉट पावर है। ठीक है, ओके ओके। तो एक रिएक्शन इतना एनर्जी एमिट कर रहा है और इतनी एनर्जी पर सेकंड एमिट होनी चाहिए। हाँ या ना? तो कितनी रिएक्शंस पर सेकंड होनी चाहिए? नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड कितनी होनी चाहिए? रिएक्शंस पर सेकंड होनी चाहिए 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय क्यू वैल्यू। बोलो हाँ। हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। इतनी रिएक्शंस पर सेकंड होनी चाहिए, तो 10 की पावर 16 को डिवाइड कर दो क्यू वैल्यू से। यहां तक भी सही है। अभी भी गलत है, क्योंकि अब इतनी रिएक्शंस पर सेकंड होनी चाहिए। अब मैं ये कहूंगा एक रिएक्शन खाती है 3 ड्यूट्रॉन। एक रिएक्शन खाती है 3 ड्यूट्रॉन। तो इतनी रिएक्शंस पर सेकंड हो रही हैं, तो कितने ड्यूट्रॉन्स पर सेकंड खत्म हो रहे हैं? तो रिएक्शंस पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। दिस इज द नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन पर सेकंड ईटन। कुछ भी बकवास कर रहा हूं इतने ड्यूट्रॉन पर सेकंड ईटन। टोटल ड्यूट्रॉन कितने थे भाई? 10 की पावर 40। तो 10 की पावर 40 को डिवाइड कर दूं ड्यूट्रॉन्स पर सेकंड ईटन वाली क्वांटिटी से। हाँ या ना? देन इट विल गिव मी द टाइम जितनी देर में ड्यूट्रॉन्स विल बी एम्प्टी एंड द स्टार विल बुझो, द स्टार विल एक्सटिंग्विश, व्हाटएवर। फायर चली जाएगी उसकी। क्या चली जाएगी? फ्यूल खत्म हो जाएगा, व्हाटएवर। गॉट इट गाइस? अरे समझ में आया ही नहीं आया? यही तो पूछा होगा यार। एग्जॉस्टेड बेटर वर्ड, मतलब बुझो से तो बेटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देख के मुझे इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई। पता नहीं कैसे, बस आ गई। क्वेश्चन को देख के लगा एक बार तो मन कर रहा है गिव अप कर दूं।
गलती से ना इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। पता चला जी हीरो बन रहे हैं यहां पर, x गोज टू y और y गोज टू z, और इसके n नॉट थे, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 था, इसका लैम्डा 2 था, तो इसका जो बनता था वो बनता था लैम्डा 1 n नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, या लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा, e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। प्लीज ऐसा मत करने बैठ जाना। ये कंसंट्रेशन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ t था, ये मैंने क्लास में कराया था, क्योंकि इसमें तो ये भी नहीं चलेगा। इसमें तो रेडोन गया पोलोनियम में, पोलोनियम गया लेड में, लेड गया बिस्मथ में, तो इसमें तो मतलब इसका भी एक बाप है कि भाई x गया y में, y गया z में, और z गया w में। बोलो हाँ। रेडोन रेडोन गया पोलोनियम में, x गोज टू y, पोलोनियम गया लेड में, y गोज टू z, लेड गया बिस्मथ में, z गोज टू w। इसका डिके कांस्टेंट, इसका डिके कांस्टेंट, इसका डिके कांस्टेंट। भैया मेरे में ना मैथमेटिकली करने की हिम्मत तो है नहीं। इस क्वेश्चन को यहीं पे देख के समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आयरन मैन ने गिव अप कर दिया था, मैंने भी गिव अप कर दिया। समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है? नहीं, आयरन मैन ने नहीं किया था, किसने किया था? किसी ने तो किया था। Anyway, if certain mass of radon is allowed to decay in certain container, 5 मिनट बाद क्या होएगा? अच्छा जी, 5 मिनट बाद इसकी हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 1 मिनट है। 5 मिनट बाद रेडॉन का तो बनेगा n नॉट अपॉन 32, ये बचेगा। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? यस। और जो ये पोलोनियम है, इसकी हाफ लाइफ इतनी कम है कि ये तो बनते ही टूट जाता है खटाक, तो पोलोनियम तो होगा ही नहीं, बहुत सारा लेड होगा। हाँ या ना? बहुत सारा लेड होगा, बहुत सारा लेड होगा। हाँ या ना? मतलब बेसिकली n नॉट माइनस n नॉट बाय 32 लेड होगा। लेकिन इसमें से भी कुछ कम हो चुका होगा, क्योंकि लेड का बन जाना चाहिए बिस्मथ। मैंने कहा उसकी हाफ लाइफ है 10 घंटे और अभी मिनट हुए हैं 5 मिनट, तो बिस्मथ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा तो होना चाहिए लेड। अब ऑप्शन ढूंढेंगे। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पहले लिखा है, रेडॉन, पोलोनियम, लेड या बिस्मथ। मैंने कहा रेडॉन नो, पोलोनियम डेफिनेटली नो, लेड ए के ऑप्शन में है, सी। अब तुम कहोगे इससे मैंने क्यों चेक किया? लीस्ट को कैसे चेक करोगे? क्योंकि लीस्ट को कैसे चेक करो भाई? लीस्ट तो चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि लीस्ट तो दो हो सकते हैं, या तो लीस्ट बिस्मथ कह लो, या लीस्ट पोलोनियम भी तो बोल सकते हैं। किस किस को लग रहा है? मतलब दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अ प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि अगर यहां पर दो एक और ऑप्शन होता जिसमें ग्रेटेस्ट लेड बोला होता और लीस्ट पोलोनियम बोला होता, क्योंकि यहां पर फिर मैं फंस जाता। मैं ये कहता कि यार ये ऑप्शन पे टिक मार के आऊं या इस ऑप्शन पे टिक मार के आऊं, हाँ या ना? लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने हम पे कृपा करी, उसने कहा ऐसा बेहुदा क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा जो मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है? तो हमने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते थे हमने, जैसे तुम चाहते थे हमने वैसे किया। हमने एलिमिनेटिंग द ऑप्शन करके कर दिया। क्या कर दिया? ओए शिवांश मोटू, समझ में आ गया? यस सर। चलो, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सेकंड रिएक्शन का टी हाफ सबसे छोटा है, तो मतलब वो डिके सबसे ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या फ्रेंच बोली है? नहीं सर, यहाँ फिर में पोलोनियम तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो अरे तो लीस्ट कैसे होगा? अरे भाई, लीस्ट ही तो बोला है। तो लीस्ट, लीस्ट में जीरो इज लीस्ट और नॉट। हद हो गई यार। अच्छा हाँ, यस। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट कंसंट्रेशन पूछी उसने 5 मिनट के बाद, तो वही तो हम कह रहे हैं कि यार ग्रेटेस्ट लेड होगी, ये तो यूनानिमस डिसीजन है, लेकिन लीस्ट बिस्मथ होगा या पोलोनियम होगा, दैट इज अ डाइसी डिसीजन। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। मुझे अभी भी बताते हुए देख लो, इधर देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेडियोएक्टिव सैंपल इज अंडरगोइंग अल्फा डीके एट T1 एक्टिविटी इज A, एट T2 एक्टिविटी इज A/3। तो A इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा T1, और एक्टिविटी इज A/3
ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा T2। उसके बाद कह देना डन। हैप्पी? गॉट इट? बोलो हाँ हो गया। हाँ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है a radioactive sample of uranium 238 decays to lead through a process whose half life is इतना साल। Find the ratio of nuclei of lead to uranium after इतना साल। N0 थे, ये थे यूरेनियम के, और ये था लेड का। लेड में डिके हो रहा है, ठीक है। इसके थे 0। कुछ टाइम के बाद इसके बन जाएंगे N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और इसके इतने बचेंगे, और इसके कितने बन जाएंगे N0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। बोलो हाँ। अब ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड टू यूरेनियम। लेड टू यूरेनियम, तो दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1। सही है भाई? दैट इज ई टू द पावर, लैम्डा को लिख देना, इसने टी हाफ दिया है, टी हाफ इज ln2 बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा ln2 बाय टी हाफ। तो ई टू द पावर ln2 बाय टी हाफ, व्हाट इज टी हाफ? सर 4.5। 1/3 बच जाएगा। अरे रुक जाओ, तुम्हें लगता है मैं सॉल्व करने वाला हूं? देखो ऐसा है, आगे का कार्यक्रम खुद करें। सही है? आगे का कार्यक्रम खुद करें। यस सर। देखो गाइज, थोड़ा सा ना स्टोरी बता के कराऊंगा क्वेश्चंस तो बेटर रहेगा। फ्यूजन में क्या हो रहा था, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके हैवी न्यूक्लियाई बना रहे थे, हाँ या ना? गॉट इट? ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ था, वो इस प्रकार का ग्राफ था, हाँ या ना? टेक्निकली मतलब रफली इस टाइप का ग्राफ था। ये हैंग हो गया क्या? ये अंडू क्यों नहीं हो रहा? इस प्रकार का ग्राफ था। तो यहां वाले कंबाइन होके इधर जाना चाहते हैं, और इधर वाले टूट के इधर जाना चाहते हैं। सही है? दोनों में एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाएंगे। बोलो हाँ एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो ये हैवी वाले हैं वो फिशन करवाते हैं, और लाइट वाले फ्यूजन करवाते हैं। अब फिशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, यूरेनियम 236 है मान लो, एक सेकेंड, यूरेनियम 2, होल्ड करो एक सेकेंड, कौन सा था? रटनी नहीं है रिएक्शन, कितनी रटोगे भाई? यूरेनियम 23592, इस पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेगा, इस पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेगा, तो बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट आएगा जिसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? यूरेनियम 236 बन जाएगा। ये अनस्टेबल होगा, ये टूट जाएगा बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन में। इसे चेन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो ये एनर्जी रिलीज होएगी, तो ये जो 3 न्यूट्रॉन होंगे ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ये फर्दर चेन रिएक्शन नहीं कराएंगे। तो इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाएगा, और स्लो करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो हीट के कारण तुम स्टीम बना लोगे, स्टीम बना के टरबाइन घुमा दोगे, तो तुम्हारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। किस पे बेस्ड है ये? फिशन पे। गाइस गॉट इट और नॉट? और इनको स्लो करना भी जरूरी है। इनको स्लो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फर्दर रिएक्शन तब करा पाएंगे जब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे।
फास्ट न्यूट्रॉन हमारा रिएक्शन नहीं करा पाता। गॉट इट और नॉट? उस फास्ट को स्लो करने के लिए क्या लगा देते हैं बीच में? क्या लगा देते हैं उनको फास्ट को स्लो करने के लिए? मॉडरेटर लगा देते हैं ना, हाँ सर। मॉडरेटर लगा देते हैं। अच्छा, तुमने ज्यादा मॉडरेटर लगा दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि तीनों अगर स्लो हो गए, तीनों अगर स्लो हो गए तो अगली बार रिएक्शन क्या होगी? 3 रिएक्शन होंगी, चेन रिएक्शन हो गई ना। हाँ फिर 3 रिएक्शन होंगी और 3 से फिर कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। अगली बार फिर 9 रिएक्शन होंगी और फिर वो फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। इसीलिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में करना है तो मॉडरेटर ऐसे लगाना पड़ता है कि सो दैट कि ऑन एन एवरेज कितने स्लो हुए? एक ही स्लो। गॉट इट और नॉट? सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। किस किस को ये बात समझ में आई है? हिया बेटा, ये बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर, ये तो थ्योरी में पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था ना एनसीईआरटी में Yes, से। sir, पढ़ा था। हाँ, रीडिंग मार लेना। हाँ, तो उसमें हाँ, मॉडरेटर पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि कई बार कौन की, सा। हाँ, कि मॉडरेटर हाँ क्या सर। यूज होता है, हैवी वाटर यूज होता है, वॉट वगैरह वगैरह। हाँ सर। और एक्सेस न्यूट्रॉन्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? कैडमियम से एब्जॉर्ब हाँ, करते हैं। ये कैडमियम पे भी था ये सब। एग्जैक्टली तो ये सब याद रखना भाई प्लीज। ये एक बार रीडिंग मार लेना एनसीईआरटी से। बोरिंग सा पार्ट है बट मार लेना। कई बार तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था मेंस या नीट के अंदर कि भैया क्या चीज है विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर, विच इज यूज्ड एज अ कंट्रोलर रॉड। कंट्रोलर रॉड क्या करेगा? कैडमियम हो गया, तो वो क्या करेगा? एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। गॉट इट और नॉट? कंट्रोलर रॉड तो रिएक्शन स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए नहीं होता? अरे स्टॉप करने के लिए, या ये कहो ना एक्सेस न्यूट्रॉन को कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ना। समझे कि नहीं समझे? तीनों स्लो हो गए, मॉडरेटर गर्म हो गया, अब वो स्लो होके तीनों रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम में क्या फर्क हो जाएगा? कुछ तो फर्क होगा ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। जितनी रिएक्शंस हो रही हैं वो टाइम के साथ बढ़नी नहीं चाहिए ना। हाँ सर, समझ आ गया। हाँ, तो आइडिया ये था why is fission considered bad and fusion considered good? Can anyone give me that simple reason जहाँ बच्चे को भी समझाया जा सके? ज्यादा एनर्जी निकलती। that is not the only problem. That is not the only problem. फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलती है। आई एग्री। और फिशन के बाय प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। फिशन के बाय प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके वेस्ट को डिस्पोजल करना इज अ बिग हेडेक। गॉट इट और नॉट? अकेला यही नहीं बनता। ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा बना दिया। अगर तुम एचसी वर्मा खोल के देखोगे उसमें बड़ी सी रिएक्शन दे रखी है, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। हाँ, बहुत लंबी काफी बहुत सारे लंबी- बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, तो बहुत सारे तो बाई प्रोडक्ट्स होंगे और बहुत सारे रेडियो एक्टिव होंगे। उनकी हाफ लाइफ पता चला 5000 साल तक है। उनको रखोगे कहां पर जो कूड़ा बन गया? हाँ, Got it or not? water में डालना पड़ता है ना उन सबको अंदर। देखो, वाटर में डालना इज नॉट ए गुड इलाज। ओके मतलब तुम अपने वाटर को खराब कर रहे हो। सीमेंट में डाल डाल के उसको बंद करके रखते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो मतलब दैट प्रॉब्लम समझ में आ गई या नहीं आ गई? फिशन की मेन प्रॉब्लम इज इट इज डर्टी एनर्जी, हाँ या ना? और दूसरी चीज, तुम्हें यूरेनियम कहां से मिलेगा? उसकी माइनिंग करनी पड़ेगी, हाँ या ना? फ्यूजन बहुत बढ़िया है। फ्यूजन बहुत बढ़िया क्यों? फ्यूजन के अंदर बाय प्रोडक्ट्स उसमें रेडियो एक्टिव नहीं होते। भाई फ्यूजन में क्या हो रहा है? तुम्हारा ड्यूटेरियम आया, 2 ड्यूटेरियम आए, उन्होंने मिलके क्या बना दिया? He42 बना दिया। लो, हाँ या ना? इस टाइप की रिएक्शन होती है। मतलब ये भी क्या बोलते हैं। और ये कहां पे मिल जाता है ड्यूटेरियम? तुम कहोगे ड्यूटेरियम कहां मिलेगा? यार तुम्हें सी वाटर में मिल जाता है। देयर इज अ फाइनाइट अमाउंट विच इज क्या बोलते हैं तुम्हारा हैवी वाटर, हाँ या ना? हाँ सर। तो उसका तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, तो उसको फिर सेपरेट कर दोगे तो ड्यूटेरियम बन जाएगा। या ये भी हो सकता है कि कुछ इस टाइप से कुछ रिएक्शन करके H21 बना दे, हाँ या ना? साथ में पता चला जी एक प्रोटॉन अलग होके भाग गया, उसने कहा देखो हम तो चले जिधर चले रास्ता, या मतलब वॉट एवर। आई डोंट थिंक ये रिएक्शन होगी वैसे। आइडिया बीइंग इसका जो फ्यूल है वो भी इजीली अवेलेबल है, इसका फ्यूल भी इजीली अवेलेबल है, और इसका बाय प्रोडक्ट भी रेडियो एक्टिव नहीं है।
प्रॉब्लम ये है, ये रिएक्शन करवाएगा कौन? प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? अरे तुम कर क्या रही हो? तुम नोटिस कर रहे हो? तुम कह रहे हो एक क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और एक और ड्यूटेरियम का हेड ऑन कोलिजन करवाया और उससे हीलियम बन जाए, मतलब तुम न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस मार रहे हो। या बेटा बात समझ में आई है? हाँ सर। मतलब तुम सोच रहे हो वेस्टर्न मूवीज में होता नहीं था गोली से गोली रोक रहे हैं, उसका भी मतलब बाप है ये न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस फेंक के मारेगा। मतलब रिएक्शन कैसे कराओगे भाई? तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तुम इन दोनों को कैसे टक्कर खिलवाओगे कि ये जुड़ के He42 बन जाए? तो किसी बुद्धिमान इंसान ने कहा मैं इनको काइनेटिक एनर्जी दे दूंगा, मैं इनको काइनेटिक एनर्जी दे दूंगा और इतनी काइनेटिक एनर्जी दूंगा कि ये आके टकराए ठक और जुड़ के एक नया बन जाए। मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा चलो काइनेटिक एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी दें कि ये न्यूक्लियस टकरा के एक न्यूक्लियस बन जाए? तो हमने कहा ये था H21, इसको दे दिया वेलोसिटी v, ये था H21, इसको दे दिया वेलोसिटी v, सही है, और ये दोनों आके टकराए और मैंने कहा भाई बिल्कुल टच हो गए, टच हो गए। यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पे रिपल्शन होएगा ना, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है। ये डिस्टेंस ले लो r0, ये ले लो r0, सो हम कह देंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो 2 times काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by 2 r0, that is k e square by 2 r0। हाँ या ना? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? हाँ भाई, कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी है बता दो जरा। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर अपॉन 2। यार ये r0 क्या है? न्यूक्लियस का रेडियस ना, 1.2 फर्मी मीटर के आसपास होता है, हाँ या ना? 1.2 इंटू 10⁻−15 divided by 2, that should be the kinetic energy given to each, इतना जूल for them to collide। हाँ या ना? everybody got it or not? Yes, sir. गाइस क्या ये क्वेश्चन इसी चीज पे बेस्ड है? हाँ या ना? इसी को पोटेंशियल बैरियर बोल रहे हैं ना, k q1 q2 by 2 r0। मैंने इसको थोड़ा सा आगे तक ले गया कि इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो, इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो। आई होप यू एवरीबॉडी ऑफ यू रियलाइज कि ऐसे काइनेटिक देना डज नॉट हेल्प। क्यों? व्हाई डजंट इट हेल्प? मतलब तुम दो न्यूक्लियसिस का हेड ऑन कोलिजन कैसे करवा दोगे? लक्ष्य बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जब वो रिपेल कर रहे हैं, जब वो रिपेल कर रहे हैं, किस किस को ये बात समझ में आई है? हर्षित? हाँ सर आ गई। तो एक काम और कर सकते हैं, ऐसे सोचो, किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया, उसने कहा देखो ऐसा है, ये लो कढ़ाया लो, इस कढ़ाई के अंदर ड्यूटेरियम डाल दो और उसको कर दो गरम, और उसको इतना गरम कर दो कि उनकी थर्मल एनर्जी से इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो अंदर ही अंदर टकरा के टक्कर खा खा के उनका फ्यूजन हो जाए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर, what should be the temperature of to get kinetic energy in the question above? हाँ या ना? How's that? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कि we need this kinetic energy from thermal energy,
तो हमने कुछ इसको ड्यूटेरियम को लेके गर्म कर दिया, कुकर के अंदर प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो हमने कहा भाई देखो इसका इसका हो जाना चाहिए 3/2 kT। क्या हो जाना चाहिए? 3/2 kT। मोनो एटॉमिक गैस में ऐसे यूज करते थे, और ये होता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हो गया 1.38 इंटू 10⁻23। सही है। तो टेम्परेचर पता चल जाएगा हमें कि कितना टेम्परेचर चाहिए टू गेट इतनी काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करने की जगह सिर्फ मैं इसके ऑर्डर की बात कर लेता हूं। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁻9, 19 2 जा 38 प्लस 15 प्लस 23 केल्विन। गॉट इट? 9 minus 38 प्लस 15 प्लस 23 कितना आ रहा है? 10⁻9, 10⁻9 केल्विन। इतने केल्विन पे कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो सस्टेन कर पाए ये टेम्परेचर। बात समझ में आई है नहीं आई? तो तुम्हारा प्रेशर कुकर तो मेल्ट हो जाएगा। This is the temperature at the core of sun. This is the temperature at the core of sun, जहां पर फ्यूजन हो रहा है। हाँ या ना? प्रॉब्लम समझ में आ गई या नहीं आ गई? प्रॉब्लम इज दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इजीली। इतना टेम्परेचर कैसे बनाओगे? या बेटा बात समझ में आ रही है? अब कोई बच्चा मुझसे हो सकता है आर्ग्यू करे अभी कि देखो ऐसा है, आपने टेम्परेचर ऑफ सन तो बोला था 5000 या 6000 केल्विन, याद आ रहा है? वीन्स लॉ में याद आ रहा है? मैंने कहा था सन जनरली से विजिबल लाइट फेंक रहा है 500 नैनोमीटर की, तो मैंने कहा था लैम्डा इंटू थीटा इज कांस्टेंट, दैट वाज वीन्स लॉ, दैट वाज 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻³ अपॉन 500 नैनोमीटर को लिख दो 10⁻⁹, इतना केल्विन हो जाएगा। कितना आ रहा है ये? ऑलमोस्ट 6000 केल्विन। बोलो हाँ। तो कोई बच्चा कहेगा सर पहले तो 6000 केल्विन बोल रहे थे, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻3, और अभी आप कह रहे हो कि सन का टेम्परेचर 10⁻9 होता है। मैंने कहा ये टेम्परेचर होता है सन के सरफेस का, ये टेम्परेचर होता है सन के सरफेस का जहां से एमिशन हो रहा होता है। हाँ या ना? और ये एमिशन यहां पे हो रहा होता है, लेकिन जो सन के सरफेस है वहां पर फ्यूजन नहीं हो रहा, फ्यूजन कोर में हो रहा होता है। ये टेम्परेचर है कोर ऑफ सन का जहां पर फ्यूजन हो रहा है। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? कुछ स्टोरी भी समझ में आ रही है? नहीं आई? आगे सर। पक्का? देखो जो मैंने स्टोरी बनाई है इस पे बेस्ड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जो मैंने स्टोरी बनाई है उसी को समझाने की कोशिश करी है। पढ़ के लग रहा है नहीं लग रहा है कि जो मैंने जो स्टोरी बनाई है वही है कि भाई गर्म करोगे, ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बोलते हैं इतने टेम्परेचर के आसपास चाहिए। अब इतने टेम्परेचर पे टेक्निकली मैटर तो बचता नहीं है, प्लाज्मा बन जाता है। पता चला जी उसमें प्रोटॉन अलग हो गए, न्यूट्रॉन अलग हो गए, न्यूक्लियस ही टूट गया। गाइस गॉट इट और नॉट? और प्रॉब्लम क्या है, जब प्लाज्मा बन जाता है तो उसको कंटेन नहीं कर सकते, फिर वो क्या बोलते हैं रेंडमली फैल जाता है। तो मतलब उसको कंटेन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस कर रहे हैं वो। एक बार मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट भी ट्राई मार चुके हैं। आई थिंक उन्होंने क्या बोलते हैं लेजर से भी कराया कि लेजर से इनर्शियल कन्फाइनमेंट भी किया है। एचसी वर्मा का मैं एक पेज दिया हुआ है, लास्ट पेज, उसे एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है? तो उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड है, ज्यादा कुछ करना नहीं था। ये दिया हुआ है, इससे टेम्परेचर निकाल लेना 3/2 kT से। 3/2, अच्छा लिखाई तो है 3/2 kT, ठीक है? 3/2 kT और इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। अच्छा इतना काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। अच्छा पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर दिया इसे कि कितना टेम्परेचर, यही तो क्वेश्चन कराया मैंने। गॉट इट और नॉट? और ये कह रहा है कि लॉसन नंबर किससे ज्यादा होना चाहिए? लॉसन नंबर इससे ज्यादा होना चाहिए तो हमारा क्या बोलते हैं जो रिएक्टर है वो सक्सेसफुल है।
उसके अंदर एनर्जी आउटपुट इज ग्रेटर देन एनर्जी इनपुट, एनर्जी आउटपुट इज ग्रेटर देन एनर्जी इनपुट। अगर ये वाला क्वांटिटी जो लॉसन नंबर है वो इससे बड़ा है, लॉसन नंबर इज व्हाट n इंटू टी, कुछ नहीं करना, n इंटू टी करते रहना। एक डेंसिटी हो गया, एक कन्फाइनमेंट टाइम हो गया, दोनों का प्रोडक्ट लो, इसका और इसका 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 प्रोडक्ट लो, जो हमारा जिससे बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, 5 इंटू 10 की पावर 14 से बड़ा हो जाए, वो रिएक्टर सक्सेसफुल है। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फिगर शोन electromagnetic radiation of wavelength 200 nanometer are incident on metallic plate A। तो इनकी एनर्जी हो गई 12400 by 2000, that's 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकला भाई यहां से, उसका वर्क फंक्शन कुछ था, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी 6.2 माइनस वर्क फंक्शन। सही है। अब ऐसे कर दिया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेट करेगा रिटार्ड करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी तो ये एक्सेलरेट करेगा क्योंकि फोर्स इधर लगेगी, एक्सेलरेशन इधर होगी। यहां पे आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6.2 माइनस वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E इंटू 10 वोल्ट, E इंटू 10 वोल्ट। हाँ या ना? या ये कहो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6.2 माइनस वर्क फंक्शन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस गॉट इट और नॉट? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अनदर मेटल प्लेट बी। अब ये बी पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहां पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू एक्स रेज। अब ये एक्स रेज के अंदर ये कहानी आती थी, याद आ रहा है? ये लैम्डा मिनिमम वाला कब होता था? लैम्डा मिनिमम ऑफ एक्स रेज कब होता था? जब 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एक्स रेज, हाँ या ना? अरे थ्योरी पढ़ो यार, मैंने समझाई तो थी। यस सर। तो ये कह रहा है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस एमिटेड फोटोन इज 100 नैनोमीटर। तो इसका मतलब जो ये फोटोन, एक्सरे का फोटोन निकला, इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 12400 डिवाइडेड बाय 1000, दैट शुड बी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यही एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की जब वो टकराए, तो दिस क्वांटिटी शुड बी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन पूछा है 16.2 माइनस 12.4, 16.2 3.8 that's 3.8 electron volt is work function. Done. गाइस स्टोरी समझ में आई या नहीं आई? अरे आ गई, आगे बढ़े। एक मिनट रुक जाओ। मतलब सीधा सीधा मेंस के लेवल का है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ या ना? टफ तो मैं कराता ही नहीं, टफ तो मैं कराता ही नहीं। लिख लिया। गुड। ये वाला मैं करा चुका हूं, वॉच लास्ट वीडियो। क्या कह रहा है ये? एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना करंट, तो एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर -3
जूल्स पर सेकेंड, V इंटू आई कर दिया ना. Assume 2% of this energy is going into X-ray. तो रेट ऑफ हीटिंग क्या होगा? 0.2% तो एक्सरे में चला गया, तो 99.8 by 100 of this quantity is joules per second going into X-rays. कर क्या रहा है क्वेश्चन वाला? कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया नालायक ने, कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया. भाई डिवाइड कर दो ना यार, 4.2 से डिवाइड कर देना. लो हो गया कैलोरी पर सेकंड. ये यूनिट्स का क्वेश्चन था क्या? डन. हो गया. क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कांस्टेंट्स ए एंड बी अपीयरिंग इन मोजलेस लॉ. A and B are independent of target material. A and B are independent of target material. No, actually they depend on Z ना. K अल्फा के लिए ये होता था, मेरे को याद आ रहा है, सही था ये. A and B, D ऑप्शन का मतलब क्या है? A is different for different series but same for every member of a particular series. ये एक्चुअली सीरीज ना K को बोल रहा है कि सीरीज तो हो गया K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज, N सीरीज, और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज क्या हो गई? K अल्फा, K बीटा, K गामा, L अल्फा, L बीटा, L गामा, M अल्फा, M बीटा, M गामा. हाँ या ना? तो ये एक सीरीज हो गई, ये दूसरी सीरीज हो गई, ये तीसरी सीरीज हो गई. एंड दीज आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज. मेरे ख्याल से तो हर एक मेंबर पे भी डिपेंड करेगा ना, ए एंड बी. डी ऑप्शन गलत होगा. ए एंड बी, जैसे के अल्फा है, के अल्फा में क्या होता है? ये न्यूक्लियस था और अंदर वाले दो में से एक निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, और जो ये 8 इलेक्ट्रॉन थे यहां से नीचे टपकेगा. तो इसमें क्या हो जाता था हमारा? शील्डिंग के हिसाब से 13.6 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू Z माइनस 1 का स्क्वायर करते थे ना, इज एनर्जी. गॉट इट और नॉट? लेकिन अगर तुम और ऊपर से इसको करोगे, 3 से 1 पे लेके जाओगे, तो शील्डिंग अलग नहीं हो जाएगी? 3 वाले को तो लगेगा अंदर कितने हैं? 9 है. हाँ या ना? तो शील्डिंग में अब जैसे इसके अंदर ए और बी दोनों चेंज हो जाते हैं. इसमें क्या हो जाता था? रिडबर्ग कांस्टेंट Z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3/4 इज 1 लैम्डा. C इज इक्वल टू F लैम्डा. तो 1 लैम्डा हो गया F/C. तो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी बाय C. तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रूट ऑफ 3RC/4 इंटू Z माइनस 1. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी A Z माइनस B, ऐसे कुछ होता है ना? यस सर. तो A हो गया रूट 3RC/2, सॉरी 3RC/4, क्या बकवास कर रहा हूं, और B हो गया 1. लेकिन ये किसके लिए है? ये सिर्फ K अल्फा के लिए है. उसके बाद K बीटा के लिए क्या हो जाएगा? K बीटा के लिए पहली बात तो जो Z जो ये होगा, शील्डिंग होगा, ये अंदर वाले के लिए 1 होगी और बाहर वाले के लिए 9 होगी. तो हमारा जो इसकी B की वैल्यू होगी वो समवेयर बिटवीन 1 एंड 9 होगी. हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? तो B भी चेंज हो गया और A भी टेक्निकली चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि A इस टाइप से हो जाना चाहिए 1 माइनस 1/9, तो 8/9 कुछ आना चाहिए. तो 8/9 RC रूट और Z माइनस समथिंग होना चाहिए, समथिंग बिटवीन, एक्सपेरिमेंटली निकलता है. हाँ या ना? तो ये गलत ऑप्शन है कि A इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज बट सेम फॉर एवरी मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सीरीज. नो, it will be different for each member of the series also. Got it or not? For every Yes, member, sir. every member, A and B both will be different for every member. हाँ या ना?
Got it? Guys, X-rays can be made harder by increasing potential difference between cathode and anode. Yes, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. फिलामेंट करंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे, सप्लीमेंट होता था. याद आ रहा है कुछ ऐसे? मैंने फिलामेंट करंट से ग्राफ में चेंज कराया था. अब आधे बच्चों को तो यही याद नहीं आ रहा हो फिलामेंट करंट कौन सा था. कूलिज ट्यूब के अंदर या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर याद आया, एक फिलामेंट लगाया था मैंने. उसका रोल क्या था? कि सप्लीमेंटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना थर्मियोनिक एमिशन से. बोलो हाँ. तो वो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा ना, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. हाँ भाई, लेड के आइसोटोप हैं यार. आइसोटोप है तो मास नंबर अलग है, जेड तो सेम है. जेड सेम है तो 13.6 इंटू 3/4 इंटू Z-1 का स्क्वायर इज HC बाय लैम्डा. यही तो करेंगे, इससे लैम्डा निकलेगा. तो क्या मैं कह सकता हूँ लैम्डा तीनों में सेम आएगा? λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3. थोड़ा शैतानी कर दिए, डी ऑप्शन भी तो ट्रू हो जाएगा ना इससे. ये भी सही है, ये भी सही है. पता चला डी मार्क ही नहीं किया. हो गया. नेक्स्ट गाइस, ये बताओ, मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है. मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है. इसका एरिया है A, इसका लेंथ है L, और यहां पर फोटॉन्स आके गिर रहे हैं. यहां से ओपन है, यहां से ओपन है, यहां से ओपन है, और यहां पे फोटॉन्स गिर रहे हैं जिनकी इंटेंसिटी आई है. इंटेंसिटी आई है. ओके, लाइट गिर रही है, लाइट की इंटेंसिटी आई है. क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ photons inside the cuboid. At some instant, what are the number of photons inside the cuboid? Guys, को क्वेश्चन समझ में आया है? शिवांश, क्वेश्चन समझ में आया है? ओके. कैसे करेंगे? एनीबॉडी? हमने कहा इंटेंसिटी इनटू एरिया इज एनर्जी पर सेकेंड. हाँ, इंटेंसिटी इनटू एरिया इज एनर्जी पर सेकेंड फॉलिंग ऑन दिस फेस. उसको लिख दो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन. इसका मतलब ऑब्वियसली फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन देनी चाहिए. वेवलेंथ दी होगी इसमें कुछ. ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि इस फेस पे कितने फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं. एवरीबॉडी, अब होगा क्या? ऐसे सोचूं कि ये फोटोन यहां पे आया, थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाएगा, 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 थोड़ी देर बाद बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद निकल जाएगा. बोलो हाँ.
सही है कि नहीं है? तो मैं हाँ ये सर। कहूं कि किसी इंस्टेंट पे ये फोटोन यहां पहुंचा पहले वाला, और एक कुछ देर बाद यहां से यहां पहुंच गया। तो इतनी देर में जितनी देर में ये फोटोन 1 से 2 पे पहुंचा, उतनी देर में जब ये 2 पे है, उतनी देर में जितने फोटोन्स इस पे गिरे होंगे वो अंदर भर चुके होंगे, नहीं भर चुके होंगे? तुम कहोगे वही टाइम क्यों ले रहा हूं? मैंने कहा उसके बाद तो ये बाहर निकल जाएगा ना, फिर ये काउंट नहीं करना चाहिए। नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड द क्यूबॉइड के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक टाइम चाहिए जितनी देर में जो फोटोन गिरे हो, फोटोन्स पर सेकंड निकाल चुके हो तुम, फोटोन्स पर सेकंड तुम निकाल चुके हो। तुम्हें क्या करना है? इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा, हाँ या ना? ये फोटोन्स पर सेकंड आ गया, इसको टाइम t से मल्टीप्लाई कर दो और ये कह दो दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर इनसाइड द बॉक्स, विच आर इनसाइड द बॉक्स, हाँ या ना? तो मैंने ये सोचा जब ये वाला फोटोन यहां से यहां पहुंच गया, इतनी देर में जितने भी यहां गिरते गए वो अंदर अंदर, कोई यहां पहुंचा होगा, कोई यहां पहुंचा होगा, कोई यहां पहुंचा होगा, कोई यहां पहुंचा होगा, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां। गाइस गॉट इट और नॉट? अब कोई ये बता दो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा? ये डिस्टेंस है l और फोटोन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट c, तो क्या मैं कह सकता हूं t हो जाएगा l/c? t हो जाएगा l/c। गाइस गॉट इट और नॉट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये कहेंगे, ये t को लिख देना l/c। गॉट इट? अनन्या बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। बाकियों को भी आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? अरे थोड़ा स्लो हो जाए क्या? स्लो हो जाए क्या? हो गया? आगे बढ़े? एवरीबडी रीड दिस क्वेश्चन 2-3 टाइम्स, ठीक है? देन आई विल एक्सप्लेन। एनीबडी हु हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन? शिवांश, पूर्वी? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आया समझ में। देखो इसने क्या बोला, देखते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। X-rays are emitted by a tube containing element niobium as anode, and the K-alpha X-rays are allowed to be incident on unknown gas containing hydrogen-like ions. It is found that the X-rays cause emission of photoelectrons with energy इतना from these ions. All is well बोलो, क्या बोलो? All is well. उसने कहा एक्सरेज आर एमिटेड बाय अ ट्यूब कंटेनिंग नायोबियम एज एनोड, एंड द के अल्फा वालों की एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इंटू 3/4 इंटू Z-1 दैट इज 40 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई फोटोन की, ये एनर्जी हो गई एक्सरे के फोटोन की। बोलो हाँ, फोटोन की एनर्जी हो गई ना, ये एक्सरे का फोटोन ही तो हुआ, फोटोन की एनर्जी हो गई, जो कि एक्चुअली डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नायोबियम फ्रॉम n इक्वल टू 2 से, डी एक्साइटेशन भी गलत वर्ड है, फॉलिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नायोबियम फ्रॉम n इक्वल टू 2 से 1 की एनर्जी के कारण होएगा, हाँ या ना? ये फोटोन निकला, इस फोटोन्स को डाल दिया गैस में और गैस का करा दिया आयनाइजेशन, ठीक है जी। और हाइड्रोजन लाइक है, तो हाइड्रोजन लाइक को आयनाइज कराने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? तो इस एनर्जी में से माइनस कर दूं मैं, इस एनर्जी में से माइनस कर दूं मैं 13.6 इंटू Z ऑफ गैस स्क्वायर शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट? किस किस को ये चमका है? माधव बताएगा, माधव को समझ में आया कि नहीं आया?
माधव, हाँ सर, पल्ले पड़ा कुछ? थोड़ा। बेटा इसीलिए कहते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो चीजें रिवाइज कर लेते हैं। मैं तुम्हें पता है समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें पता ही नहीं मैं कहाँ की स्टोरी कहां पर रिलेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक्स रेज बनती कैसे थी। हम ये कहते थे उसके अंदर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते थे, अनोड पे जाके टकराते थे। दो तरह की बनती थी, कंटिन्यूअस एक्सरे और डिस्क्रीट एक्सरे। डिस्क्रीट वाली होगी कैरेक्टरिस्टिक वाली। कैरेक्टरिस्टिक वाली होती क्या थी, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, नॉकआउट कर देंगे फ्रॉम अनोड के पार्टिकल्स, हाँ या ना, अनोड के एटम्स से। और कंटिन्यूअस होती थी कि जिनके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स बनेंगी, हाँ या ना। कुछ की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती थी क्योंकि उसके अंदर दो दो तरीके से बनती थी। ये सारी स्टोरी मैं क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा क्या, या तुम्हें अलग से वीडियो जब मैंने डाल दिया उसको देख लेना चाहिए था तुम्हें। इसने कहा, और जो एक्सरे है वो फोटोन है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ था, फिर डिसेलरेट हुआ, डिसेलरेट होते हुए फोटोन बना एक्सरे का। बहुत सारे बने। वो जो फोटोन बने उनको एक गैस में फेंक दिया। अब सोचो, हाइड्रोजन लाइक गैस है, हाइड्रोजन गैस होती, मान लो हाइड्रोजन गैस होती, उसके अंदर फोटोन फेंक के मारूंगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। उसने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मार दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 20 माइनस 13.6 होगी या नहीं होगी? हाँ बोलो सर। हाँ। यस सर। अब कहानी समझ में आ रही है? ये नहीं समझ में आई? अभी भी नहीं आई? हाँ सर, आ बोलो गए तो। सर। हाँ, तो अब ये समझाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुम्हें चीजें याद नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे निकल जाएगा Z ऑफ गैस, इससे निकल जाएगा Z ऑफ गैस। गॉट इट और नॉट? इससे तुम्हारा Z ऑफ गैस निकल रहा है 32 ऑलमोस्ट। सही पूछा जाए तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट C होगा। ABCD 4 पार्ट थे, सबसे पहला पार्ट कौन सा करोगे? C पार्ट करोगे। बोलो हाँ। अब देखो इसने क्या बोला। इसने कहा कितनी कम से कम वोल्टेज पे एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट करूं कि मोमेंटम ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाए। यार मोमेंटम डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाए 4 टाइम्स। बोलो हाँ। मोमेंटम डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाए 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी ये बता दो? 2700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2700 इंटू 4, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दिस शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए पार्ट के लिए सोच रहा हूं मैं। बोलो हाँ। इसका मतलब जो फोटोन मारोगे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन वो हो जानी चाहिए, ये चीज ऐड कर दूं। अब नया फोटोन मारना पड़ेगा ना ऐसा करने के लिए, इस वाले से तो काम नहीं चल रहा होगा। बोलो हाँ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए 13.6 इंटू 32 का स्क्वायर प्लस 2700 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसको समझ में आया है ये? यस सर। अब ये कह रहा है ये एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए, तब हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा गैस से उसका मोमेंटम डबल हो जाएगा। बोलो हाँ। ये एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन ऑब्वियसली हमारा के अल्फा से तो नहीं हो सकता क्योंकि नायोबियम से तो हमेशा एनर्जी इतनी आएगी। नायोबियम से एनर्जी कितनी आएगी? हमेशा ये ग्रीन वाली एनर्जी आएगी। बोलो हाँ। तो इसका मतलब ये कह रहा है ये अब जो एमिशन करवा रहा होगा ये किससे करवा रहा है? कंटिन्यूअस एक्सरेज से करा रहा है। बोलो हाँ। अब ये किससे करवा रहा है? कंटिन्यूअस एक्सरेज से करवा रहा है। और कंटिन्यूअस एक्सरेज में कह रहा है कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस कितना डालूं एक्सरे ट्यूब का कि ऐसा हो पाए। तो इसका मतलब लैम्डा मिन वाला जो है फोटोन वो ये कांड करवा रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? लैम्डा मिन वाला कौन सा होता था? जिसमें सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाती थी एक्सरे के फोटोन में।
ये बात समझ में आई है नहीं आई है? तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन दे दी, हाँ या ना? इस एनर्जी ऑफ फोटोन से जो निकलेगा आंसर कितना आ रहा है? 13.6 इंटू 32 इंटू इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 2700 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज धाई 34966 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्स रे का फोटोन। बोलो हाँ। मैंने कहा ये 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में का कन्वर्जन से आई है, क्योंकि ये एनर्जी ऑफ लैम्डा मिन वाला फोटोन है, लैम्डा मिन वाला फोटोन है। गॉट इट और नॉट? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कितने से एक्सेलरेट किया गया है? 34.9 किलो वोल्ट। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आ गया? हाँ हाँ, इतना ही तो हो गया। इतने वोल्ट से एक्सेलरेट करूंगा तभी तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की, सो दैट कि 100% कन्वर्ट हो गई एक्सरे के फोटोन में। बोलो हाँ। वैल्यू गलत आई है। वैल्यू गलत आ गई क्या? 24.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। मैंने क्या कर दिया? कहीं ब्रैकेट तो गलत जगह नहीं लगा दिया? रुको, लो मेरे कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया, जग गया। 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 32, ठीक है भाई। 24726 है। उसमें प्लस करूं यार, मैंने ब्रैकेट तो सही जगह लगाया था। 2700 मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस तो नहीं लिख दिया था? हाँ सही में यार, मैंने गलत कर दिया। 24726 है, 24726 है। कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया। 24726 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया, ये आ रहा है 24.7 किलो वोल्ट। इतने से एक्सेलरेट करोगे तब होएगा ऐसा, हाँ या ना? यही आ रहा है। अब देखो इसने क्या किया, ये तो कई बार तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है वो, कुछ कुछ समझ में आ गया ना। अब क्या बोल रहा है? बी पार्ट, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द टारगेट सो एज टू डबल द मोमेंटम। अब ये कह रहा है लैम्डा मिन से मत करना, नायोबियम को चेंज कर दो सो दैट कि ये चीज हो जाए। नायोबियम को चेंज करके के अल्फा वाले से ये काम करवाना चाहता हूं मैं। बोलो हाँ। यही समझ में आया कि नहीं आया? कि ये एनर्जी होनी चाहिए, दिस शुड कम फ्रॉम के अल्फा ऑफ सम एटम, हाँ या ना? बोलो ये चीज समझ में आई है नहीं आई है? बी वाले में यही तो बोलना चाह रहा है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द टारगेट ऑफ द अनोड सो एज टू डबल द मोमेंटम, हाँ या ना? तो ये कह रहा है 24,726 शुड बी 13.6 इंटू 3/4 इंटू Z-1 का स्क्वायर। ये आई थिंक बी पार्ट का क्वेश्चन आंसर निकलेगा इससे, हाँ या ना? कितना आ रहा है? 24726 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 13.6 का स्क्वायर रूट 49 आ रहा है। 49 प्लस 1 Z आ गया 50, Z आ गया 50। गॉट इट और नॉट? अब ये कह रहा है, भाई मजे ही ले लिए इसने। Find the ionization in the gas caused by X-rays per meter cube if the intensity is itna and X-rays cause ionization and 1% of the X-rays cause ionization. The ionization of the in the gas caused by X-rays per meter cube. ये कह रहा है आयनाइजेशन पर मीटर क्यूब, 1 मीटर का क्यूब ले लूं, अगर मैं 1 मीटर का क्यूब ले लूं
ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। उस पे इंटेंसिटी दे दी इसने, उस पे इंटेंसिटी दे दी, और ये कह रहा है द आयनाइजेशन इन द गैस कॉज्ड बाय एक्स रेज इफ द इंटेंसिटी इज इतना, दैट इज 100 into 10 की पावर -3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और मैंने कहा 1% ऑफ द एक्सरेज कॉज आयनाइजेशन। एक्सरेज के फोटोन्स की इतनी इंटेंसिटी के फोटोन्स उस क्यूब में मारे गए, क्यूब के फेस पे मारे गए, और जितने फोटोन्स थे उनमें से 1% ने आयनाइजेशन कराया। तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, मुझे पहले नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। तो मैं ये कहूंगा 10 की पावर -1, ये तो 10 की पावर -1 हो गया, इनटू एरिया हो गया 1, इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ एक्सरे कितना था? आई थिंक बिल्कुल ओरिजिनल वाले की बात करी होगी, ये है ना एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ एक्सरे, यही तो था। अरे ये था या नहीं था? एक्सरे के फोटोन की एनर्जी यही तो थी। तो ये हो गई, Yes. बिल्कुल ओरिजिनल की बात करी होगी, या तो बता भाई कौन से वाले की बात कर रहा है, इतने सारी बकवास कर दी क्वेश्चन में। तो 13.6 इंटू 3/4 इंटू 40 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इससे आगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करूंगा टाइम टी से। टाइम टी को लिख दो 1 मीटर, और कितनी स्पीड से जा रहे हैं? सी की स्पीड से जा रहे हैं, यहां से यहां जाने का टाइम हो गया 1/c। तो इस टाइम को लिख दिया मैंने 1/c। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू 10 की पावर 8। दिस इज नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड क्यूब, दीज आर नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड क्यूब। इसने कहा इतने फोटोन्स अंदर थे, उसमें से 1% ने आयनाइजेशन किया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो 1/100। दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग आयनाइजेशन। किस किस को ये समझ में आया? गाइस समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? हाँ सर। गुड। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ है, ये पर्टिकुलरली जो लास्ट वाला पार्ट था ना, और वो चीज मैंने तुम्हें अलग से समझा दी है यहीं पे, ये यही चीज हो गई, हाँ या ना? क्या कह रहा है? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन अ टारगेट ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग 30 न्यूट्रॉन्स। ये क्या बकवास है? द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस टू दैट ऑफ हीलियम इज 14 की पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता था? R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, हाँ या ना? अब हीलियम के लिए तो क्या हो जाएगा? रेडियस फॉर हीलियम हो जाएगा R0 4 की पावर 1/3, और रेडियस ऑफ न्यू एटम का क्या हो जाएगा? R0 A की पावर 1/3, Rn by Rhe is 14 की पावर 1/3 is A की पावर 1/3 अपॉन 4 की पावर 1/3। ये हो गया 56, A हो गया 56।
और इसमें कह रहे हैं 30 तो न्यूट्रॉन थे। अरे भाई ये क्या बकवास क्वेश्चन है। ये 56 है, 30 तो न्यूट्रॉन थे, तो ये 30 40 50 26 हमारे प्रोटॉन रहे होंगे, तो Z 26 आ गया। ये तो बकवास सा क्वेश्चन चल रहा है। अब ये कह रहा है एटॉमिक नंबर आ गया भैया, 26 आ गया। कौन सा है ये पता चल जाएगा। काका शक्ति विकर्मन फीकोनी कूजंगा जी, कुछ याद आया? उसमें पहुंचा या नहीं पहुंचा पता नहीं। आयरन। आयरन होगा। आयरन होगा, ठीक है। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन, ये हो जाएगा हमारा 13.6 एनर्जी हो गया 13.6 इंटू 3/4 इंटू Z-1 दैट इज 25 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एनर्जी। इसको लिख देना एच न्यू। हालांकि अगर एच न्यू ही करना था तो रेडबर्ग वाले से भी कर सकते थे। किससे कर सकते थे? ऑल्दो आई डोंट प्रेफर रेडबर्ग वाला। अच्छा इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये h डाल देना 6.6 इंटू 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? डन। ये चैप्टर में कैलकुलेशन बड़ी होती हैं, लग रहा है। हे भाई ये रेडबर्ग कांस्टेंट दिया है इसने, ओके रेडबर्ग से कर देना भाई। हो गया यस सर। भाई? बताओ ये क्यों नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था? शिवांश तुम बताओगे अब, तुम बताओ इसमें करना क्या है। पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या क्या लिखा है, क्या पढ़ो, क्या 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 लिखा है, सर क्या बोल रहा है ये बताओ। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। अरे यार भाड़ में जाए डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहा है ये। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। न्यूट्रॉन किसके राउंड? न्यूट्रॉन के राउंड। हाँ भाई, फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कैपिटल एम, इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एम। ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया, चक्कर काट रहा है। इक्वेशन बताओ क्या होगी, बोलो। जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर इज mv स्क्वेयर बाय आर, और एंगुलर मोमेंटम mvr इज MVR। nh बाय 2 पाई। हो गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, लैम्डा क्या होता था? h बाय एम वी। डन। यहां से एलिमिनेट कर देना r and get v and put that v in here, get lambda and enjoy your life. ऐसे से क्वेश्चन कराने पड़ेंगे क्या, बताओ जरा, क्यों कराना पड़ा मुझे? बोलो बोलो। सर मैच नहीं कर रहा था, मैंने किया तो यही था। देख लूंगा कुछ गलती होगी। हाँ गाइस, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये कह रहा है आप मूविंग हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन एटम था, प्रोटॉन था और ये इलेक्ट्रॉन था, ये वेलोसिटी v से जा रहा था, एक फोटोन आ रहा था, फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा थी, और ये टकरा के रेस्ट पे आ गए। बेटा ये बता दो, किसी बच्चे ने ना दोनों की एनर्जी कम करी, सेम करी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर को एच सी बाय लैम्डा किया होगा, वो खाएगा जोरदार वाली झाड़। किसी को खाने का मन है? नहीं है ना? ये क्या कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वाई? भाई एक हमारा एटम चलता हुआ आ रहा था, एक फोटोन चलता हुआ आ रहा था, टकरा के रुक गया, टकरा के रुक गया। क्या कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा, एम वी इज एच बाय लैम्डा। डन। कुछ भी नहीं लगा रहे होते, और हो सकता है उससे उससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला जाए हायर एनर्जी लेवल पे। इसका उल्टा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। मैंने कहा था ये हमारा न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मस्ती मार रहा था n = 5 में,
ये डी एक्साइट होके n इक्वल टू 3 में चला गया और फोटोन निकल गया, और फोटोन क्या बोलते हैं, h बाय लैम्डा उसका मोमेंटम हो गया, हाँ या ना, और उसका लैम्डा निकाल लोगे hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई से, और मैं कहूंगा इससे लैम्डा निकल गया तो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकल गई। इसका उल्टा क्वेश्चन ही तो किया है यारो। मैं 100% कह सकता हूं किसी मेजोरिटी ऑफ तुमने इस क्वेश्चन में हाफ एम वी स्क्वायर को एच सी बाय लैम्डा किया होगा, और मतलब भगवान ने ना पता नहीं दिमाग दिया ही नहीं था, क्यों लगा रहे हैं पता ही नहीं, कौन सा क्यों लगा रहे हैं, दोनों की एनर्जी सेम क्यों कर रहे हैं, गॉड नोज, नहीं करनी थी। COLM का क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। फोटोन कोलाइड्स विद क्या कह रहा है ये, अ फोटोन मतलब लाइट कोलाइड्स विद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इन इलास्टिकली। फोटोन खा लिया उसने, यह हाइड्रोजन था, मतलब बेसिकली एक प्रोटॉन था और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था, ग्राउंड स्टेट में था। एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2। ये फोटोन आया 10.2 का, तो मेरे ख्याल से 1 से 2 पे चला जाएगा, ये 1 से 2 पे चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। तुम्हें पता है ये एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रहते हैं, कितनी देर रहते हैं, नैनो सेकेंड। ये पता था या नहीं पता था? यस सर। तो इसका मतलब इसने टाइम इंटरवल दिया है माइक्रो सेकेंड। मैंने कहा यार देख ऐसा है, माइक्रो सेकेंड के अंदर तो ये वापस भी आ चुका, तो ऑलरेडी ये नीचे आ चुका, तो फोटोन बन चुका है। कितने का फोटोन बन चुका है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये बता दो, जब ये दूसरा फोटोन आके टकराया उससे पहले क्या बन चुका है? वो एक्साइटेड स्टेट में है? ना 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 ना, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, वो अभी भी ग्राउंड स्टेट में ही पहुंच गया है। बोलो हाँ। और क्या चीज है हमारे पास? एक फोटोन है 10.2 का। अनदर फोटोन कोलाइड्स विद एन एनर्जी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस वाज अ पावरफुल फोटोन। इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई उसकी? ये हो गई 15 माइनस 13.6, हाँ या ना? तो ये हो गया 1.4 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अल्टीमेटली आई हैव वन फोटोन of 10.2 and an electron of 1.4 and done. How's that guys? Any doubt? Now is the time to say anything. अरे समझ में आया है यार? जो देखो, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती थी वो कैसी होती थी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर, हाँ या ना? और पोटेंशियल कितना होता था? K Q1 Q2 बाय R। ये चीज सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये किससे आता था? कूलम्ब लॉ से आता था। यहां तक का तो समझ में आ गया। लेकिन अगर ये ऐसा पोटेंशियल दे रहा है तो आई होप यू रियलाइज कि डेफिनेटली ही इज नॉट सेइंग द फोर्स फॉलोज दिस लॉ। मतलब ये चीज चेंज करती तो ये भी चेंज। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन होता था? F इजिकल टू माइनस dv बाई dr होता था या नहीं होता था? याद आ रहा है? हाँ सर। अब तुम कहोगे यार ऐसे तो नहीं होता था। अरे ठीक है भाई, फोर्स मत बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। होता था ना? तो इसका मतलब यहां पर ये वाला लॉ तो फॉलो ही नहीं हो रहा ना, 1/r स्क्वायर और 1/r वाला। यहां पे तो कुछ नहीं करना है, यहां पे तो तुम्हें आंख बंद करके लिख देना है कि योर फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई dr।
बस दैट्स इट, क्वेश्चन इज एक्चुअली ओवर एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये एल एन आर का डिफरेंशिएशन 1/r आ जाएगा, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो फोर्स को लिख देना k/r इज mv²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। r कट गया तो v इज कांस्टेंट, बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड r, मतलब, और उसके बाद mvr इज nh/2π। इसका मतलब v तो कांस्टेंट ही है, v अगर कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1 हो गया, एंड आई एम डन। हो गया? किस किस को समझ में आया ये? आ गया। गुड, दिस क्वेश्चन रॉक्स। हाँ गाइस, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एस्टिमेट द रेडियस ऑफ लिथियम न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ इतना एनर्जी इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर एंड गेट्स स्कैटर्ड एट एंगल ऑफ 180। देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन तो जाए तेल लेने। हम बता रहे हैं दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जैसे कुछ मास ले लिया और इस पे चार्ज कह दिया 2e पॉजिटिव, और ये हैवी न्यूक्लियस पे मार दिया Ze पॉजिटिव पे, और ये कह रहे हैं इसकी इन्फिनिटी पे वेलोसिटी दे दी v, और ये कह रहा है कि इसका रेडियस निकाल दो या मिनिमम सेपरेशन निकाल दो, और ये वेरी वेरी हैवी है। अगर ये वेरी वेरी हैवी है तो हम ये कहेंगे ये तो चलेगा नहीं, और मिनिमम सेपरेशन पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन। बोलो हाँ। लॉ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k 2e Ze/r मिनिमम। किस किस को ये पल्ले पड़ गया भाई? इसमें अजम्पशन थी ये वेरी वेरी हैवी है। अब दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, दोनों का मास कंपेरेबल होता है। तो जब दोनों का मास कंपेरेबल होता है उसमें ये m1 होता है और ये v से जा रहा होता है, ये m2 होता है और ये इंफिनिटी पे सेपरेशन पे है। इस पे चार्ज ले लिया 2e पॉजिटिव, इस पे ले लिया Ze पॉजिटिव। अब जैसे जैसे ये पास आता जाएगा तो पीछे वाले पे रिटार्डेशन लगने लगेगी और आगे वाले पे एक्सेलरेशन लगने लगेगी। बोलो हाँ। तो ये स्लो होने लग जाएगा क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन पीछे है, इस पे एक्सेलरेशन आगे है। तो हम ये कहेंगे जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा होगी वो पास आता जाएगा। तो एट द मिनिमम सेपरेशन आई वुड से वेलोसिटीज वुड बी सेम, किस किस को ये पल्ले पड़ गया भाई? और इस वाले क्वेश्चन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लग जाएगा। तो m1v इज m1 प्लस m2v डैश, तो इससे तो आ गया v डैश, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा मिनिमम सेपरेशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1v², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 प्लस m2 इंटू v डैश को लिख देना m1v अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई k 2e Ze/r मिनिमम। क्या हम कह सकते हैं गॉट इट? बोलो हाँ। अरे आया है, समझ में नहीं आया है, अब बाकी अपना खुद दिमाग लगा लेना उस क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ गाइस, क्या क्वेश्चन मैंने है? सॉल्व करके भी भेजा है तो आप उसी ठीक है में बता ठीक है, दो। वो तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। द काउंट रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स एट t इक्वल टू 0 वॉज 1600, 8 सेकेंड इट इज 100। सही है? तो a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये बोल रहा है ये हो गया 100 इज 1600 e की पावर माइनस लैम्डा 8। ठीक है? 6 सेकंड पे काउंट कितना होगा? a इज इक्वल टू 1600 e टू द पावर माइनस लैम्डा 6। यही तो पूछा है इसने, हाँ है ना? बेटा कुछ कुछ पल्ले पड़ा? यस सर।
मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसे तो करना बड़ा मुश्किल सा लगा मुझे, एक बार लग तो रहा है कि मुश्किल सा लग रहा है, हालांकि मेरे को लगता है इतना मुश्किल भी नहीं होगा ये। नहीं सर, बहुत इजी है। हाँ, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, लैम्डा 8 इज ln 16, और ये हो गया 1600 e⁻⁻6, और इसको लिख देना ln 16/8, 3 4, हाँ या ना। तो ये हो गया 1600, फिर मैं दिखाता हूँ ये वर्बली भी हो जाएगा, e की पावर ln 1/16 की पावर 3/4, 16 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 1600/2 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बोलो हाँ, यही है ना बेटा? हाँ सर, आपने कैसे सॉल्व किया है ये वाला, ये ई के बाद? ओहो, e की पावर ln x इज x, अब सही है, ये फंडा सर ये लगाया। आता नहीं ना मेरे को, ओके, तभी तो नहीं हो रहा था। और उसमें भी जुगाड़ लगाया है, क्योंकि e की पावर -ln 16 लिखा है और बाहर 3/4 लिखा हुआ है। ओके, मैं समझ गया भाई, 3/4 लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या जुगाड़ लगाया, पावर। हाँ पहले तो नेगेटिव भी हटाया मैंने, कि पहले तो 3/4 किया और ln सर उसे 1/, नेगेटिव की पावर कर दो ना, वो 1/16 की पावर 3/4 हो जाएगा ना। अरे मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही हो जा रहा था मेरे से, मैं तो मतलब, लेकिन हाँ टेक्निकल तरीका तो बताना जरूरी है ना, कल मान लो नहीं हो रहा वर्बली तो वो ऐसे ही तो करेगी बच्ची, हाँ। ठीक है। और उसके बाद e की पावर, अब इसको 3/4 को ऊपर ले गया पावर में, समझ में आई बात, ln 1/16 की पावर 3/4 कर दिया बेटा, अब समझ में आया? वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, log ऑफ x की पावर y हमारा y log x होता है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये एक्चुअली फिजिक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैथ का क्वेश्चन था, इधर का उधर का जुगाड़ करके कर दिया, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि और क्या तरीका था, पता है और तरीका क्या था, इस, लेकिन वो हमेशा नहीं चलेगा ना, वो इस क्वेश्चन में चल रहा है, इसलिए मैंने टेक्निकल तरीका बता दिया है। टेक्निकल तरीका तो यही है जो मैंने किया है, ठीक है। इसने कहा 1600 का हो गया 100 8 सेकंड में, तुम्हें पता है कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया है, 1/16 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, दैट इज 1/2 की पावर 4 हाफ लाइफ। 4 4 हो गया, हाफ लाइफ। तो ये 4 हाफ लाइफ हो गया बेसिकली, तो हाफ लाइफ हो गई 2 सेकंड, हाँ या ना? हाफ लाइफ हो गई, 4 हाफ लाइफ इज 8 सेकंड, 4 हाफ लाइफ इज 8 सेकंड, हाँ या ना? तो 1 हाफ लाइफ इज 2 सेकंड, तो 6 सेकंड में 3 हाफ लाइफ हो गई, तो 1600 डिवाइडेड बाय 1/2 का क्यूब होना चाहिए। 200। लेकिन ये तो इसलिए हो गया ना क्योंकि वैल्यू अच्छी थी, अगर मान लो कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन में होता तब तुम थोड़ी कर पाते, तो उस टाइम पे तो तुम यही करते जो मैं कर रहा हूं, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? अरे हाँ ना में जवाब दोगे? हाँ सर। यस सर। तो गाइस इस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आता है कि पैराग्राफ बना के कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें, अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, when a particle is restricted to move along x-axis between x equal to a to x equal to 0 to x equal to a, where a is of nanometer dimension, its energy can only take certain specific values. The allowed energies of the particle moving in such a restricted region correspond to the formation of standing waves with nodes at x equal to 0 and x equal to a. The wavelength of this standing wave is related to linear momentum according to de Broglie wavelength. Energy is p square by 2m. Thus, the energy of the particle can be denoted by the quantum number n taking values 1, 2, 3, n equal to 1 called the ground state corresponding to the number of loops on the standing wave. All is well. Use the model described above to answer the following 3 questions. For a particle moving in line x equal to 0 to x equal to a. देखो
अब देखो यही मैं कह रहा हूं, आईआईटी के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पैराग्राफ बना के जो सर के ऊपर से जाते हैं। अब टेक्निकली ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर में किया था, इस टाइप की चीजें, क्योंकि हम, मुझे आज भी याद आ रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड, यार बहुत पहले पढ़ा था 2002 में, टनलिंग इफेक्ट पढ़ा था, केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा था फर्स्ट ईयर का। कुछ टनलिंग इफेक्ट किया था कि भाई पार्टिकल एक दीवार से आके टकराएगा सब एटॉमिक लेवल पे, वो टनल करके दीवार की परली तरफ भी जा सकता है, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी होगी वो रिबाउंड कर जाए, कुछ कुछ ऐसी बात थी। आइडिया इसकी, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना समझने की जरूरत होती नहीं है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत डम तरीके से सोचो, ज्यादा मत सोचो, आराम से हो जाते हैं। क्यों बेटा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक पार्टिकल चल रहा है। चलो भाई चल रहा है। वो कह रहा है नोड बन रही है, नोड बन रही है वॉल्स पे। तो मैंने कहा भाई वो ऐसे बन गया, ऐसे तो बनता था। नोड बनेंगी, बीच में और नोड भी बन सकती हैं, नोड और भी बन सकती हैं, ऐसे नोड बन गई, एंटी नोड्स बन गई, इसका मतलब बीच में एंटी नोड्स बन गई, हाँ या ना? ओके, ये डिस्टेंस हो गया हमारा λ/2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, हाँ या ना? ओके, ये लैम्डा क्या हो गया यार? मतलब चल तो इलेक्ट्रॉन रहा था, चल तो अब पार्टिकल चल रहा था, ठीक है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा था, पार्टिकल चल रहा था, ठीक है। तो पार्टिकल चल रहा था, वैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा था, जो हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा था। मान लो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा था, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रहा है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ की तो बात कर रहा होगा। और कौन सी वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की, बोलो हाँ? क्यों भैया बेटा, समझ में आ रही है बात? और ये याद आ रहा है, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। अब इसने कहा है where n corresponds to number of loops, बोला है कहीं इसने, ऐसा कुछ बोला होगा, where n corresponds to number of loops। तो ये इसमें 2 3 4 लूप लिए हैं। मान लो मैं इसमें n लूप्स लेता, तो मैं इसमें अगर n लूप्स लेता तो क्या मैं कह सकता हूं λ/2 इंटू n शुड बी a, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज a। बच्चे कहेंगे ये क्वेश्चन तो वेव्स का ही क्वेश्चन टाइप नहीं हो गया? स्टैंडिंग वेव्स इन अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्टैंडिंग वेव इन अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड। तुम कहोगे देयर इज नो वायर, मैंने कहा ओह दैट्स द आइडिया ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एवरी पार्टिकल इज लाइक हैज अ वेव मोशन, हैज वेवलेंथ, हाँ या ना? λ/2 को n इंटू λ/2 को a लिख दिया। चलो भाई लैम्डा को लिख दो h/mv इंटू n/2, इसको a लिख दिया। पूछा क्या था ये तो देख लें, अलाउड एनर्जी पूछी है इसने, अलाउड एनर्जी होंगी हाफ mv², तो ये हो जाएगा हाफ mv², यहां से लिख देना, v² कितना हो जाएगा nh/2m a का स्क्वायर। अलाउड काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हो सकती हैं ऐसी कि वो वेवलेंथ फिट हो जाए, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻², ए ऑप्शन है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में n को 1 डाल देना, तो इसी के अंदर n इक्वल टू 1 लेके सॉल्व कर देना, अगेन, गॉट इट और नॉट? द स्पीड व्हेन कैन टेक डिस्क्रीट पार्टिकल वैल्यूज, स्पीड, ये इसी क्वेश्चन से स्पीड भी हो गया, v आ गया nh/2ma, तो स्पीड हो गया n⁻1। अगर कोई ऐसा ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन हो गया, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या था? किस किस को समझ में आया है? यस सर। क्या हो गया ना?